गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, निमी टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये क्लास है आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का ये चौथी क्लास है ना। और ये क्लास बेसिकली दोस्तों आईटीआई वाले विद्यार्थियों के लिए है, लेकिन इस क्लास में जो कंटेंट तैयार करके मैं लाया हूं वो कंटेंट दोस्तों केवल आईटीआई ही नहीं, वो डिप्लोमा वाले विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। सो आप चाहे आईटीआई के स्टूडेंट हैं चाहे फिर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, दोनों विद्यार्थियों के लिए ये क्लास दोस्तों महत्वपूर्ण क्लास है ना। देखिएगा, अपने इस सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला ही क्वेश्चन सीआरओ से रिलेटेड है। देखिए, आप अगर चाहते हैं कि इस क्लास का आपको ई नोट्स भी मिले, जो हम क्वेश्चनों को सॉल्व करा रहे हैं इस क्वेश्चनों का आपको पीडीएफ भी मिल जाए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, है ना। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा और ई नोट्स दोस्तों जो आपके रिवीजन के समय काम आती है, तो आप ई नोट्स को भी प्राप्त जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि चौथी क्लास है हमारी और इस चौथी क्लास का पहला क्वेश्चन है 46 नंबर का। सीआरओ के द्वारा किस राशि का मापन संभव है? दोस्तों सीआरओ एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो दोस्तों केवल वैद्युतिक फील्ड में ही नहीं, ये दोस्तों मेडिसिन लाइन में भी इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसका यूज करते हैं। और इसके द्वारा हम किन किन राशियों का मापन कर सकते हैं, तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए कह रहा है वोल्टेज, है ना। तो वोल्टेज वाली इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन सीआरओ के द्वारा हम और कौन कौन सी राशि को माप सकते हैं, तो देखिएगा, चाहे आपको करंट मापना हो, चाहे आपको करंट का मापन करना हो, या फिर दोस्तों इसके साथ में आप वोल्टेज, है ना, करंट हो गया, आपकी वोल्टेज हो गई, और इसी के साथ में जो आपकी आवृत्ति होती है ना, आवृत्ति, इसका भी मापन किया जा सकता है। और लिखिएगा दोस्तों फेज डिफरेंस, है ना। अगर आपको फेज डिफरेंस के बारे में पता करना है तो भी आप फेज डिफरेंस भी आप इससे पता कर सकते हैं। अगर आप पता करना चाहते हैं फेज एंगल, नोट कीजिएगा, आप फेज एंगल पता करना चाहते हैं तो भी आप पता कर सकते हैं। अगर दोस्तों प्रतिरोध, सुनिएगा, अगर प्रतिरोध हो, कोई प्रतिरोध हो और प्रतिरोध के साथ साथ में दोस्तों प्रेरकत्व हो, है ना, क्या हो, प्रेरकत्व हो, और इसी के साथ में अगर आपको पता करना है धारिता, है ना, और धारिता तक ही नहीं दोस्तों, और भी देखिए, नोट करिएगा, अगर दोस्तों इसी के साथ में प्रेरकत्व और धारिता के साथ में प्रतिघात, और प्रतिघात के अलावा प्रतिबाधा, है ना, और क्या, प्रतिबाधा। तो जितनी भी दोस्तों, जितने भी ये क्वांटिटीज हैं, जितनी भी ये राशियां हैं, इन सभी राशियों का दोस्तों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, है ना, यहां से क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा सकता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रूप में दोस्तों इन सभी राशियों का हम मेजरमेंट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, है ना। देखिएगा, चाहे वो आपका करंट हो, चाहे आपका वोल्टेज हो, आवृत्ति हो, फेज डिफरेंस हो, फेज एंगल हो, या फिर दोस्तों प्रतिरोध हो, प्रेरकत्व हो, धारिता हो, प्रतिघात हो, प्रतिबाधा हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रूप से आप सीआरओ का मापन कर सकते हैं। सीआरओ का पूरा नाम क्या होता है, तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप दोस्तों इसका क्या है, पूरा कंप्लीट नाम होता है। एक सीआरओ की विशिष्टता प्लेट पर 50 मेगाहर्ट्ज अंकित है। इसका अर्थ यह है कि दोस्तों बहुत ही अच्छे लेवल का, टॉप लेवल का क्वेश्चन है, और अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। एक सीआरओ है जिसकी विशिष्ट प्लेट पर 50 मेगाहर्ट्ज अंकित है, और ये क्या बता रही आपको, ये बता रही है दोस्तों सिग्नल की फ्रीक्वेंसी। किस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को ये बता रही है, ये दोस्तों जो आपकी स्वीप सिग्नल है ना, उसके फ्रीक्वेंसी को ये बता रही है कि 50 मेगाहर्ट्ज की वो फ्रीक्वेंसी है। स्वीप सिग्नल किसको कहते हैं, एक ऐसा सिग्नल, ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा सिग्नल जिसका दोस्तों प्रारंभिक सिग्नल, है ना, जिसका प्रारंभिक बिंदु से लेकर के प्रारंभिक बिंदु से लेकर के पीक बिंदु तक का मान। कहने का मतलब क्या है इसका, कोई एक सिग्नल है ना, जिसको हमने आरोपित किया है इस सीआरओ पर, उसका सिग्नल दोस्तों ये है वेव फॉर्म। अब देखिए, जब ये सिग्नल दोस्तों चलना शुरू किया होगा तो ये पहले प्रारंभ में रही होगी 0, और चलते चलते ये अपने टॉप पर पहुंची इस पॉइंट पर। ये क्या है, ये इसका पीक पॉइंट है, यानी कि प्रारंभिक पॉइंट से चल करके पीक पॉइंट पर जब पहुंचती है और पीक पॉइंट पर इसका
मान कितना है, तो पीक पॉइंट पर इसका मान है दोस्तों 50 मेगाहर्ट्ज, है ना। तो ये स्वीप सिग्नल कहलाती है और ये जो सिग्नल है, इस सिग्नल का मान 50 मेगाहर्ट्ज है। यही दोस्तों जो विशिष्ट प्लेट पर अंकित है वो स्वीप सिग्नल को ही बताती है। यानी कि इसके मैक्सिमम मान को जब सिग्नल यहां पर पहुंचती है, टॉप पर पहुंचती है, तो टॉप पर पहुंचने पर इसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 50 मेगाहर्ट्ज। सिंपल सी बात है, 50 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को हमने आरोपित किया है इस सीआरओ में और ये हमें बात पता चल गई, जिसको हम स्वीप सिग्नल के नाम से जानते हैं। देखिएगा जो मेगा है ना दोस्तों, मेगा का मतलब क्या है, एम का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है मेगा, और मेगा का मान होता है 10 की घात 6। कितना होता है मेगा का मान, 10 की घात 6। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि जो सीआरओ है, सुनिएगा, जो सीआरओ है ना, ये कितने हर्ट्ज से लेकर के कितने हर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी को ये दोस्तों पढ़ सकती है, तो वो है दोस्तों 20 हर्ट्ज। कितना, 20 हर्ट्ज से लेकर के दोस्तों 1 गीगाहर्ट्ज, कितना, 1 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को दोस्तों ये पढ़ सकती है। बहुत ही सुपर से ऊपर का भी दोस्तों ये मसाला है, आप इसको नोट करिएगा। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको लिखा रहा हूं, है ना। किसी भी एंगल से अगर सीआरओ से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया ना भाई साहब, तो आप उसका आंसर कर सकते हैं अगर इस पूरे सेशन को आपने देख लिया तो। सीआरओ में बीम द्वारा स्क्रीन पर फॉस्फेट के एक निश्चित क्षेत्र को एडजस्ट करने का समय किसके कंट्रोल द्वारा एडजस्ट किया जाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। आंसर दोस्तों मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन नंबर इसका होगा, है ना, क्षैतिज स्थिति। कौन सी स्थिति, क्षैतिज स्थिति। अब आपको रूबरू कराता हूं दोस्तों एक ऐसे चित्र से जिससे आपका जो डाउट्स जो आपका होगा सारा चीज क्लियर हो जाएगा। देखिएगा ये एक सीआरओ है ना, समझिएगा इस चीज को। ये क्या है, एक सीआरओ है। सीआरओ का ये क्या है, ये कैथोड वाली टर्मिनल है। ये कौन सी टर्मिनल है, कैथोड वाली। जब कैथोड वाली टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन दोस्तों क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जब जनरेट होते हैं, यानी कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन दोस्तों एमिट हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, उसको हम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। उसको हम कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। तो प्राइमरी जो इलेक्ट्रॉन दोस्तों कैथोड से जनरेट हो गए। अब ये इलेक्ट्रॉन गन, ये जो ब्लैक कलर का आपको सिलेंडर दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन गन है। इस इलेक्ट्रॉन गन से दोस्तों ये पास आउट होते हैं और पास आउट होते हुए कहां से गुजरते हैं, ये जो आपको एक्स प्लेट दिखाई दे रही है, और ये दोस्तों किस स्थिति में लगी हुई है, ये ऊर्ध्वाधर स्थिति में लगी हुई है। ये ऊर्ध्वाधर प्लेट है। इस ऊर्ध्वाधर प्लेट और ये जो आपको वाई प्लेट दिखाई दे रहा है क्षैतिज आकार में, हॉरिजॉन्टल प्लेट है। इन दोनों प्लेट को दोस्तों क्रॉस ओवर करते हुए ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन तक जाती है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन दोस्तों कहां पर पहुंचती है, इस प्लेट पर पहुंचती है, तो ये क्या करती है, ये कौन सा क्षेत्र जनरेट करती है, ये दोस्तों विद्युत क्षेत्र जनरेट करती है। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा चुका है ना। ये जब इलेक्ट्रॉन इस एक्स प्लेट पर पहुंचती है, यानी कि ऊर्ध्वाधर प्लेट पर, तो कौन सा क्षेत्र जनरेट करेगी, विद्युत क्षेत्र जनरेट करेगी। जब यही इलेक्ट्रॉन इस वाई प्लेट पर पहुंचती है, अब दोस्तों आपका क्वेश्चन यहां से शुरू होता है। वाई प्लेट पर पहुंचते हुए जब ये सीआरटी पर जाती है ना, तो सीआरटी दोस्तों, सीआरटी का ये वाला जो हिस्सा है, ये पूरी तरह से कोटेड किया गया है। ये क्या किया गया है, कोटेड। किस मटेरियल से दोस्तों, ये फॉस्फेट मटेरियल से इसको क्या कर दिया गया है, कोटेड कर दिया गया है। अब जो इलेक्ट्रॉन है ना, किसी भी एक पॉइंट पर अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को डालना चाहते हैं, मान लीजिए इस पॉइंट पर, तो आप कैसे डालेंगे। ये जो आपका वाई प्लेट है ना दोस्तों, इसको हम कहते हैं क्षैतिज प्लेट, और इसी क्षैतिज प्लेट को, क्षैतिज प्लेट की क्षैतिज स्थिति को एडजस्ट करके हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को दोस्तों जिस पॉइंट पर डालना है उस पॉइंट पर हम डालते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को हमें यहां पर भेजना है तो हम क्या करेंगे, हम इस वाई प्लेट को एडजस्ट करेंगे, जो किस पोजीशन पर है, जो दोस्तों हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है। मैं दोस्तों आपको बैक ले आता हूं क्वेश्चन की तरफ। देखिए आंसर हमारा क्या हुआ था, क्षैतिज स्थिति, यानी कि ये जो प्लेट है ना, ये क्षैतिज अवस्था में है ना। ये किस अवस्था में, क्षैतिज अवस्था में है। इसको एडजस्ट करके हम क्या करते हैं, सीआरटी के स्क्रीन पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको दोस्तों डालते हैं, है ना। मुझे उम्मीद है दोस्तों इससे आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, है ना। अगर मैं क्वेश्चन को ही बस दिखाता, इस चित्र को नहीं दिखाता ना, तो हो सकता है आपके मन में दोस्तों थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रह जाती। सीआरओ में टाइम बेस्ड सिग्नल क्या होती है, सुनिएगा। सीआरओ में कमेंट करके आंसर मेरे को बताइए, आपकी इसका आंसर क्या होगा, वर्गाकार तरंग होगी, या उच्च आवृत्ति की सॉ टूथ तरंग होगी, है ना, या हाई फ्रीक्वेंसी की साइन वेव होगी, या एक आयताकार वेव होगी।
हो सकता है ये क्वेश्चन आपके दोस्तों लाइफ में पहली बार आपके सामने आया हो, लेकिन फिर भी आप बिल्कुल दोस्तों रत्ती भर आप टेंशन मत लीजिएगा। इसका जो आंसर है ना, हाई फ्रीक्वेंसी की सॉ टूथ वेव करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? हाई फ्रीक्वेंसी की सॉ टूथ वेव। देखिए, जो दोस्तों हाई फ्रीक्वेंसी की सॉ टूथ वेव होती है, कौन सी वेव की बात कही जा रही है दोस्तों? यहां पर सॉ टूथ वेव की बात कही जा रही है। अगर मैं आपसे ये कह दूं, ये जो सॉ टूथ वेव है ना दोस्तों, इस वेव का सुनिएगा, इस वेव का अगर मैं आपसे आरएमएस मान पूछ दूं तो क्या आप बताएंगे इसका आरएमएस मान कितना होता है? नोट करिएगा, इसका आरएमएस मान दोस्तों 0.577 इसका क्या होता है? ये आरएमएस मान होती है। एग्जाम में दोस्तों ये पूछा जा सकता है। इसी के साथ में नोट करिएगा, अगर दोस्तों मैं आपसे पीक वैल्यू फॉर्म फैक्टर पूछ दूं, क्या अगर मैं पूछूं आपसे, अगर मैं आपसे फॉर्म फैक्टर पूछ दूं कितना होता है, तो 1.154 इसका क्या है? ये इसका फॉर्म फैक्टर है। तो ये सारी पॉइंटें दोस्तों आपके एग्जाम के लिए ना बहुत ही मजेदार मसाला है। देखिएगा, सॉ टूथ वेव, अगर इसी के तरह आपसे ये कही जाए कि बताइएगा जो आपका ये वर्गाकार तरंग है ना, इस तरंग का आरएमएस मान कितना होता है, तो वो भी लिखेगा, है ना। किसकी बात हो रही है? वर्गाकार तरंग की, है ना। किसकी दोस्तों? वर्गाकार तरंग के आरएमएस मान की, है ना। तो इसका जो आरएमएस मान है वो कितना होगा? 1 होगा। इसका आरएमएस मान कितना होगा दोस्तों? 1। और इसका दोस्तों फॉर्म फैक्टर कितना होगा? फॉर्म फैक्टर कितना होगा? तो वो भी कितना होगा? वो भी 1 ही होगा, है ना। वो भी 1 ही होगा। तो ये बड़ा आसान है आपको याद करना, यानी कि चाहे आरएमएस मान पूछ दे, चाहे फिर आपसे फॉर्म फैक्टर पूछ दे, दोनों 1 ही होगा। लेकिन अब आपको ये बताना है कि जो साइन तरंग है ना, इसका कितना होगा दोस्तों आरएमएस मान, तो उसको भी नोट करते चलिएगा, उसको भी नोट करते चलिएगा। जो साइन तरंग है, इस साइन तरंग का जो आरएमएस मान है ना, आरएमएस मान वो कितना होगा? वो 0.707। कितना माय डियर? 0.707। इसी के साथ में और नोट करना है फॉर्म फैक्टर। कौन सा? फॉर्म फैक्टर। तो इसका फॉर्म फैक्टर होता है 1.11। कितना? 1.11। तो तीनों वेव है दोस्तों, और तीनों वेव के आपके पास आरएमएस मान भी है और फॉर्म फैक्टर ही है। अब आप कमेंट करके ये बताइए कि क्या इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो क्या आप आंसर करने से रह पाएंगे, यानी कि आंसर आप नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर लेंगे दोस्तों, इतना आसान इसका नाम है और इतना आसान इसका मान है ना। दोनों चीज बहुत ही आसान है। टाइम बेस्ड सिग्नल क्या होता है दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं दोस्तों कि कोई सिग्नल है जिसको हमने सीआरओ पर आरोपित किया है, उसका टाइम बेस हम 5 से लेकर के यानी कि 5 गुना तक उसके टाइम बेस सिग्नल को बढ़ाना चाहते हैं, उस सिग्नल के टाइम बेस को 5 गुना तक बढ़ाना चाहते हैं, तो सीआरओ में कौन से बटन का यूज करेंगे? ये कमेंट करिएगा या फिर सुनते चलिएगा दोस्तों। एक बटन होगा XMAG। यही क्या करेगा? यही दोस्तों टाइम बेस, है ना। जो किसी सिग्नल का टाइम बेस होगा ना, उस टाइम बेस को 5 गुना तक ये दोस्तों क्या करेगा? बढ़ा देगा। 5 गुना तक क्या करेगा? बढ़ा देगा। तो आंसर आपके सामने है, सीआरओ में टाइम बेस सिग्नल उच्च आवृत्ति की सॉ टूथ तरंग होती है ना, है ना। सुनिए दोस्तों, जितने भी आईटीआई वाले विद्यार्थी हैं ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन दोस्तों सिर्फ आपके लिए है और इस क्वेश्चन का कंटेंट भी आपके लिए है, सारा मटेरियल आपके लिए है। बस दिल थाम करके देखिएगा दोस्तों, है ना। जिस प्रकार से कॉमेडी वीडियो को आप बड़े ही शिद्दत से देखते हैं ना, उतने ही शिद्दत से दोस्तों जो जीवन निर्माण, जो भविष्य निर्माण की दोस्तों ये आप कार्य कर रहे हैं इस टाइम पे ना, तो इस वीडियो को भी उतने ही शिद्दत से आपको देखते रहना है। क्वेश्चन नंबर देखिए कहां तक आप पहुंच चुके हैं? 50 नंबर तक पहुंच चुके हैं। कैथोड किरण ट्यूब में बीम करंट को सीआरओ के फ्रंट पैनल पर लगे किस कंट्रोल द्वारा समायोजित किया जाता है? सारी कहानी आपके सामने दोस्तों मैं रखने वाला हूं। आंसर हो जाएगा फोकस। आंसर क्या हो जाएगा? फोकस। देखिएगा, सीआरओ में एक बटन होता है फोकस का। फोकस के द्वारा हम क्या करते हैं दोस्तों? जो भी कोई सिग्नल हमने दिया है सीआरओ को, उस सिग्नल का दोस्तों हमें क्या करना है? शार्पनेस एडजस्ट करना है। कहने का क्या तात्पर्य है मेरा? यहां पर देखिएगा, ये सीआरओ की एक डिस्प्ले है। ये सीआरओ की क्या है? एक डिस्प्ले है। हमने एक इस पे सिग्नल आरोपित किया है, लेकिन वो सिग्नल दोस्तों बहुत बड़ी है।
इस प्रकार से वो सिग्नल है। तो सिग्नल का देखिएगा ये वाला पार्ट तो हमें नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये बाहर हो गई, और सिग्नल का ये वाली पार्ट भी नहीं दिखाई देगी क्योंकि ये भी आउट हो गई, है ना। तो इस कंडीशन में हम फोकस वाले बटन का इस्तेमाल करते हैं और इसको एडजस्ट करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्या एडजस्ट करना, इसको दोस्तों हम कहते हैं शार्पनेस समायोजित करना, है ना। हम क्या कहते हैं, शार्पनेस समायोजित करना। तो किसी सिग्नल का बताइएगा, किसी सिग्नल का अगर हमें शार्पनेस समायोजित करना है तो हम क्या करेंगे, हम दोस्तों क्या करेंगे, फोकस बटन का यूज करेंगे। बताइएगा वाई शिफ्ट का क्या काम है। इस वाई शिफ्ट वाले दोस्तों इसका काम ये होता है कि कोई सिग्नल है, जिस सिग्नल का हम एनालाइज कर रहे हैं ना, उस सिग्नल का दोस्तों, उस सिग्नल का जो डिस्प्ले पर जो सिग्नल दिखाई दे रही है, उस सिग्नल का अगर हमें एम्पलीट्यूड को एडजस्ट करना है, किसको दोस्तों, उस सिग्नल का अगर हमें आयाम को समायोजित करना है, क्या करना है, उसके आयाम को समायोजित करना है, मतलब कि उसके एम्पलीट्यूड को हमें एडजस्ट करना है, तो हम वाई शिफ्ट बटन का यूज करेंगे। वाई इन क्या होता है, ये दोस्तों एक ऊर्ध्वाधर, नोट कीजिएगा, एक सीआरओ के अंदर ऊर्ध्वाधर एम्पलीफायर लगी होती है। क्या लगी होती है, एम्पलीफायर लगी होती है। इस एम्पलीफायर को हमें इनपुट सप्लाई देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, इनपुट सप्लाई, और इनपुट सप्लाई एक सॉकेट के माध्यम से देते हैं। तो वाई इन क्या है दोस्तों, ये एक सॉकेट है, ये एक क्या है, सॉकेट है, जिसके माध्यम से ऊर्ध्वाधर एम्पलीफायर को हम इनपुट सप्लाई देते हैं। और XMAG क्या है, सुनिएगा, ये जो MAG है ना, इसका पूरा नाम होता है दोस्तों मैग्निफिकेशन। इसका क्या नाम होता है, मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन का मतलब होता है दोस्तों वृद्धि करना, नोट कीजिएगा, वृद्धि करना। और अभी आपको पता चल जाएगा ये किस चीज की वृद्धि करता है ना। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सीआरओ में कोई हम सिग्नल देते हैं, उस सिग्नल का हमें जो टाइम बेस होता है ना, पांच गुना तक उसके टाइम बेस को अगर हम इंप्रूव करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर हम XMAG बटन का यूज करेंगे। हम किसका यूज करेंगे, XMAG बटन का यूज करेंगे, है ना। दोबारा सुनिएगा, फोकस बटन का दोस्तों शार्पनेस एडजस्ट किया जाता है किसी सिग्नल का, और वाई शिफ्ट के द्वारा किसी सिग्नल का आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड को एडजस्ट किया जाता है। वाई इन के द्वारा क्या करते हैं, ये एक सॉकेट है, सीआरओ के अंदर एक वर्टिकल दोस्तों क्या लगा होता है, एम्पलीफायर। उस वर्टिकल एम्पलीफायर को हम क्या करते हैं, उसको इनपुट सप्लाई देते हैं इस सॉकेट के द्वारा। XMAG क्या है, XMAG दोस्तों ये मैग्निफिकेशन होता है, जिसका मतलब होता है वृद्धि करना। और किसको वृद्धि करता है, किसी सिग्नल का जो भी सिग्नल हमने आरोपित किया है सीआरओ में, उस सिग्नल का अगर हम टाइम बेस को 1 गुना से लेकर के 5 गुना तक बढ़ाना चाहते हैं, तो वो हम किसके द्वारा बढ़ाएंगे, XMAG बटन के द्वारा बढ़ाएंगे। उम्मीद है दोस्तों ये क्लास आपके दिल को टच कर रही होगी। मुझे मालूम है ये क्लास दोस्तों आपको इसी प्रकार के क्लास की आवश्यकता थी, है ना। कसम से बता रहा हूं दोस्तों, आपके लिए ना मैं इतना कुछ करना चाहता हूं, बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, है ना। बस क्या चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। एक टीचर दोस्तों अपने विद्यार्थियों के लिए ना हमेशा आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ नई जानकारी लेकर आना चाहता है, और मैं भी वही कर रहा हूं। बस आपका सपोर्ट और प्यार चाहिए, और कुछ नहीं। सीआरओ की डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी मात्रक क्या होती है, ये mm वोल्ट होती है दोस्तों। ये क्या होती है, mm वोल्ट होती है। सिंपल सी क्वेश्चन है और सिंपल सा ही इसका आंसर भी है। किसी ट्रांजिस्टर का उत्सर्जक आधार जंक्शन, यानी कि सीआरओ के क्वेश्चन समाप्त, यहां से अब ट्रांजिस्टर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, है ना। अब इसका क्वेश्चन सुनिए, किसी ट्रांजिस्टर का उत्सर्जक आधार जंक्शन किसमें है, पश्च बायस में, तथा आधार जंक्शन किसमें है, पश्च बायस में। यानी कि दोनों जंक्शन जब पश्च बायस में होता है तब दोस्तों ये एक ऑफ स्विच की तरह काम करने लगते हैं आपके ट्रांजिस्टर। और किस मोड में ऑन होगा, ये दोस्तों कट ऑफ मोड में। किस मोड में, ये कट ऑफ मोड में ऑन होगी, है ना। किस मोड में, ये भी जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। तो ये कट ऑफ मोड में ऑन होगी। देखिए ऑन स्विच की तरह ट्रांजिस्टर कब काम करती है, जब दोस्तों इसके दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस में, कौन कौन से, एमीटर बेस जंक्शन ये फॉरवर्ड बायस में हो, और कलेक्टर बेस जंक्शन ये भी फॉरवर्ड बायस में हो। यानी कि दोनों जंक्शन जब फॉरवर्ड बायस में हो उस समय आपका SCR ऑन स्विच की तरह काम करता है। और ये किस मोड में ऑन होगा दोस्तों, है ना, ये आपका
सेचुरेशन मोड में ऑन होगी। किस मोड में? ट्रांजिस्टर आपकी सेचुरेशन मोड में चालू होगी। तो इसको भी आप नोट करिएगा। इसी के साथ में एम्पलीफायर, देखिए जब आपका दोस्तों फॉरवर्ड एक्टिव मोड और रिवर्स एक्टिव मोड दोनों मोड में जब आपकी ट्रांजिस्टर ऑन होगी तब ये एम्पलीफायर की तरह काम करेगी, है ना। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं दोस्तों, देखिएगा फॉरवर्ड एक्टिव मोड और रिवर्स एक्टिव मोड। जब इन दोनों मोड पर इसको आप ऑपरेट करेंगे, आप इसको संचालन करेंगे, उस कंडीशन में दोस्तों ये एक एम्पलीफायर की तरह काम करने लगेगा, है ना। तो आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया कि ऑफ स्विच की तरह ये काम करेगी। सुनिएगा, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का प्रयोग किस सर्किट में किया जाता है? तो ये दोस्तों टू वे सर्किट में किया जाता है। टू वे एम्पलीफायर में, सॉरी किसमें? टू वे एम्पलीफायर में किया जाता है। देखिए टू वे एम्पलीफायर का यूज हम कहां पर करते हैं? टू वे एम्पलीफायर का यूज दोस्तों हम करते हैं संचार में। कहां पर? संचार यानी कि कम्युनिकेशन में इसका यूज किया जाता है। देखिए दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मजेदार इसका कंटेंट है। क्या इसका है कि देखिए हम कम्युनिकेशन में कैसे यूज करते हैं। एक होता है दोस्तों ट्रांसमिट, एक होता है ट्रांसमिट एंड पॉइंट, है ना, ट्रांसमिट एंड पॉइंट। यहां पर एक लगा होता है पावर एम्पलीफायर और एक होता है रिसीविंग एंड पॉइंट। एक क्या होती है? रिसीविंग एंड पॉइंट, है ना। रिसीविंग एंड पॉइंट पर भी एक ट्रांजिस्टर लगी होती है जिसको हम कहते हैं लो नॉइस एम्पलीफायर, लैन। तो ये दो ट्रांजिस्टर हैं, ये क्या है? एम्पलीफायर है, ट्रांजिस्टर नहीं, ये दोनों क्या है? एम्पलीफायर हैं। तो ये एम्पलीफायर कैसे काम करते हैं? यानी कि ट्रांसमिट एंड पॉइंट पर एक पावर एम्पलीफायर लगा होगा और रिसीविंग एंड पॉइंट पर एक लैन लगी होगी, है ना, लो नॉइस एम्पलीफायर। ये क्या करते हैं? इस कम्युनिकेशन यानी कि जो भी दोस्तों वॉइस होगी, उस वॉइस में जो भी डिस्टोर्शन होगा, उस डिस्टोर्शन को समाप्त करने का काम कौन करता है? टू वे एम्पलीफायर। ये दोस्तों ये जो टू वे एम्पलीफायर है संचार में, इस संचार सर्किट में इसका इस्तेमाल करते हैं। कैस्केड एम्पलीफायर का यूज कहां पर किया जाता है? तो इसको दोस्तों कॉमन एमीटर एम्पलीफायर होती है, वहीं पर दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है। और कॉमन बेस में डिफरेंशियल वाले का यूज किया जाता है। इसका प्रयोग कहां पर किया जाएगा? कॉमन आधार एम्पलीफायर, कॉमन आधार एम्पलीफायर का प्रयोग कहां पर किया जाता है? तो इसका यूज हम करते हैं आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर में, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया, टू वे एम्पलीफायर सर्किट, है ना। आगे बढ़ते हैं। BY127 में बी किसका संकेत कर रहा है? आप खुद बताइएगा दोस्तों, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि ये एक नंबर है। ये क्या है? BY127 में बी किसका संकेत कर रहा है? बी किसको बता रही है? तो बी बता रही है दोस्तों आपका पदार्थ। किसको बता रही है? बी पदार्थ को बता रही है कि किस मटेरियल का आपका एम्पलीफायर बना हुआ है। देखिएगा अगर बी के स्थान पर ए होता ना दोस्तों तो कौन सा क्या हो जाता? ये हो जाता आपका जर्मेनियम। ये किसका बना होता? ये जर्मेनियम का बना होता। ये जर्मेनियम पदार्थ हो जाती। ये कौन सी पदार्थ होती? ये आपकी जर्मेनियम पदार्थ होती। अगर बताइएगा यहीं पर दोस्तों अगर आपका ये होता बी तो है ही, है ना, बी तो यही है ही, ये सिलिकॉन को बता रही है। ये किसको? ये सिलिकॉन पदार्थ। इसका मतलब इस नंबर का जो भी आपका बना हुआ है मटेरियल, युक्ति, ये सिलिकॉन मटेरियल से बना हुआ है। अगर यहीं पर दोस्तों सी लिखा होता तो ये किसका बना होता? ये गैलियम आर्सेनाइड, है ना, गैलियम आर्सेनाइड की होती। गैलियम आर्सेनाइड मटेरियल का बना होता। अगर इसके स्थान पर डी लिखी होती तब होती दोस्तों आपकी गैलियम फास्फाइड। क्या हो जाती? गैलियम फास्फाइड। तो ये चारों चीजें लिखिएगा, चारों चीजें नोट कीजिएगा। ए रहती तो कौन सा मटेरियल होता? जर्मेनियम। बी तो है ही दोस्तों, तो ये कौन सा आपका ट्रांजिस्टर हो गया? ये तो सिलिकॉन का बना हुआ। अगर सी लिखा होता तो गैलियम आर्सेनाइड, डी लिखा होता तो गैलियम फास्फाइड। और जो वाई है दोस्तों, वाई किसको बता रही है? तो ये वाई बता रही है आपकी ट्रांजिस्टर को।
ये किसको बता रही है? ट्रांजिस्टर को। यानी कि ये बता रही है कि ये आपकी जो युक्ति है ये डायोड है कि ट्रांजिस्टर है कि क्या है, एम्पलीफायर है क्या है, तो वाई उसको बता रही है। और ये जो नंबर है ये तो नंबर ही है इसका, ये क्या है? नंबर ही है इसका, ये इसका नंबर लिखा हुआ है। OA79 किस किस्म का डायोड कहलाता है? तो ये आपका जर्मेनियम डायोड हो जाएगा। कौन सा डायोड? जर्मेनियम डायोड। अब देखिए, जिसको दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक फील्ड का सब कुछ नॉलेज है ना, वो इस नंबर को देख करके ही आपको सारा डेटा बता सकता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए OA79 किस्म का जो डायोड है ना, इसका अगर टेम्परेचर पूछा जाए, टेम्परेचर रेंज, तो दोस्तों ये -50 से कितना? -50 डिग्री सेल्सियस से लेकर के ये +60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ये वर्क करेगी, इस नंबर का जो भी डायोड बना हुआ है। और इसका दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कि रिवर्स वोल्टेज का मान कितना होगा, तो इसमें रिवर्स वोल्टेज हो जाएगी आपकी 30 वोल्ट। कितना? 30 वोल्ट। कहने का क्या मतलब कि डायोड तो रिवर्स बायस में काम करती ही नहीं है, काम करेगी लेकिन मैक्सिमम वोल्टेज देंगे, जब 30 वोल्ट देंगे तब जाकर के ये ऑन हो पाएगी। और फॉरवर्ड में दोस्तों बिल्कुल, अगर जर्मेनियम का बना हुआ तो 0.3 वोल्टेज पर ही ऑपरेट हो जाएगी, अगर सिलिकॉन का है तो 0.7 वोल्ट पर। और इसी के साथ में देखिएगा, अगर दोस्तों यहां पर फॉरवर्ड करंट की बात की जाए, है ना, फॉरवर्ड करंट इसमें कितना होगा, तो वो होगा आपका 35 मिली एम्पियर। यानी कि ये जो डायोड है ना दोस्तों, इस डायोड का इस नंबर को देख करके ये सारा डेटा दोस्तों ज्ञात किया जा सकता है कि ये इस नंबर का जो डायोड है वो -50 डिग्री सेल्सियस से लेकर के +60 डिग्री टेम्परेचर पर काम करेगा, और रिवर्स में वोल्टेज 30 वोल्ट देने पर ऑन हो जाएगी। और फॉरवर्ड करंट इसका कितना होगा, तो 35 मिली एम्पियर क्या हो जाएगा, इसका फॉरवर्ड करंट हो जाएगी, है ना। कॉमन बेस ट्रांजिस्टर में फेज डिफरेंस का मान कितना होगा, तो वो होता है दोस्तों आपका 0 डिग्री। नोट करिएगा, है ना। देखिएगा, अगर दोस्तों यहां पर कॉमन बेस का तो पूछा ही गया है, तो कॉमन बेस में देखिएगा 0 डिग्री होता है। अगर यहीं पर यह पूछ दिया गया होता कि कॉमन उत्सर्जक यानी कि कॉमन एमीटर का कितना होता है, और यहीं पर पूछा होता दोस्तों आपसे कॉमन कलेक्टर का कितना होता है, तो देखिएगा ये जो आपका कॉमन एमीटर है ना, इसका 180 अंश होता है, और कॉमन कलेक्टर का भी 0 डिग्री होता है ना। तो ये तीनों पॉइंट आपको नोट करना है, ये तीनों पॉइंट आप नोट करिएगा, है ना। कॉमन बेस, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर। कॉमन कलेक्टर का 180 डिग्री अंश का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर हमने इनपुट दिया, हमने कोई इनपुट सिग्नल दिया, ये कितना है, ये प्लस का 180 अंश है, ये कितना है, यानी कि इस प्रकार का वेव हमने दिया इनपुट में, आपको ये समझना है, ये क्या है, इनपुट वेव है। तो हमें आउटपुट में वेव कैसा मिलेगा, तो आउटपुट में जो हमें वेव मिलेगी ना, वो इस प्रकार से मिलेगी। वो किस प्रकार से मिलेगी, इस प्रकार से। तो ये कैसा वेव है हमारा, ये आउटपुट वेव है। ये इसमें अंतर कितना है दोनों में, तो 180 डिग्री का अंतर है। और ऐसा वेव फॉर्म हमें किसमें मिलता है, कॉमन उत्सर्जक वाले एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर से मिलता है ना। इसी के साथ में देखिएगा, जो कॉमन बेस है ना दोस्तों, कॉमन बेस को हम किससे लिखते हैं, तो कॉमन बेस को हम अल्फा से लिखते हैं। अल्फा का जो मान है ना दोस्तों, इसका मान हमेशा कितना होता है, इकाई से कम होती है। क्या होती है, इकाई से कम। और इकाई से कम होने के कारण ही हम कॉमन बेस ट्रांजिस्टर से दोस्तों हम क्या नहीं कर सकते हैं, करंट एम्प्लीफिकेशन, करंट का हम प्रवर्धन नहीं कर सकते हैं कॉमन बेस एम्पलीफायर, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर के द्वारा। कॉमन बेस ट्रांजिस्टर के द्वारा दोस्तों हम करंट को एम्पलीफाई नहीं कर सकते हैं, वोल्टेज का एम्पलीफाई कर सकते हैं, पावर का एम्पलीफाई कर सकते हैं, लेकिन करंट को हम बढ़ा नहीं सकते हैं। वजह क्या है कि इसको दोस्तों ये अल्फा होता है, और अल्फा का मान इकाई से कम होता है। यानी कि इनपुट में हम जितना करंट देंगे ना, आउटपुट में हमें उतना ही करंट मिलेगा, वो इनपुट से भी कम मिलेगा। तो करंट कहां पे वृद्धि हो रही है, इसलिए हम करंट का एम्प्लीफिकेशन नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात देखिएगा, अल्फा का सूत्र क्या होता है यहां पर, तो अल्फा बराबर होती है बीटा बटे 1 प्लस बीटा। क्या होता है, बीटा बटे 1 प्लस बीटा, ये अल्फा का सूत्र हो गया। तो आंसर आपके सामने है ऑप्शन नंबर ए कि 0 डिग्री फेज डिफरेंस होगा, है ना। देखिएगा, अगला है, किसी ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक और संग्राहक टर्मिनल के बीच का प्रतिरोध का मान कितना होता है, ये होता है दोस्तों 10,000 ओम से अधिक है ना। देखिएगा, जो आपका ट्रांजिस्टर है दोस्तों, है ना, कोई सा भी एक ट्रांजिस्टर ले लीजिए, चाहे वो
PNP ट्रांजिस्टर हो, चाहे वो NPN ट्रांजिस्टर हो, कोई सा भी ट्रांजिस्टर हो, ये एक ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर का एमीटर, बेस और कलेक्टर, ये 3 टर्मिनल है। देखिए जो एमीटर वाली टर्मिनल है दोस्तों, इसमें से जब इसको हम फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं, है ना, जब इसको हम इस प्रकार से फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं और कनेक्शन करने के बाद जब इसमें से हम सप्लाई देते हैं, तो सप्लाई देने से जो हमारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक वाले टर्मिनल पर है, इससे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं कलेक्टर वाले टर्मिनल पर, तो कलेक्टर वाला टर्मिनल दोस्तों 98% इलेक्ट्रॉन को ही कलेक्ट कर पाता है। कितने परसेंट? 98% इलेक्ट्रॉन को ही कलेक्ट कर पाता है। 2% इलेक्ट्रॉन किधर गए? तो वो दोस्तों ये कहाँ चले गए? ये आपके जो बेस वाला टर्मिनल है ना, इसको अर्थिंग हम कर देते हैं और अर्थ में दोस्तों ये क्या हो जाती है? अर्थ में चली जाती है 2% इलेक्ट्रॉन, यानी कि लीकेज हो जाते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि 98% इलेक्ट्रॉन कलेक्टर कलेक्ट कर लेता है और 2% इलेक्ट्रॉन लीकेज हो जाते हैं, है ना। देखिएगा, ये थोड़ा आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज था दोस्तों, जो आपको जानना जरूरी है। ट्रांजिस्टर किस प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है? तो ध्यान रखिएगा, ये करंट को कंट्रोल करती है ना। विभव को कौन कंट्रोल करती है? तो FET। क्या दोस्तों? ये FET विभव को कंट्रोल करती है। फ्रीक्वेंसी को कौन कंट्रोल करती है? तो दोस्तों अगर हम पावर प्लांट में देखा जाए ना, तो पावर प्लांट में गवर्नर फ्रीक्वेंसी को क्या करती है? कंट्रोल करती है, गवर्नर। और वैसे दोस्तों कंट्रोलिंग सिस्टम में देखा जाए तो VFD करती है ना, VFD, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। इसी के द्वारा हम क्या करते हैं? इसको हम कंट्रोल कर लेते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिएगा, कॉमन आधार एम्पलीफायर का प्रयोग कहां पर किया जाता है? तो इसको दोस्तों रेडियो फ्रीक्वेंसी में भी करते हैं और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी में भी करते हैं, डिफरेंशियल एम्पलीफायर के रूप में भी करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। उपरोक्त तीनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिए अगला है 60 नंबर का क्वेश्चन, कॉमन संग्राहक एम्पलीफायर का प्रयोग AF यानी कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में किस उद्देश्य हेतु किया जाता है? तो ये डिस्टॉर्शन को घटाने के लिए किया जाता है। देखिए आपको एक एग्जांपल के माध्यम से दोस्तों मैं बता रहा हूं, आप समझिएगा। देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मेरा नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर। आप क्या करते हैं? जाते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और नंबर उठाते हैं और मुझे कॉल करते हैं। फोन तो आपका मेरे पास आ गया, लेकिन जब हमारा और आपका कम्युनिकेशन होने लगा ना, तो कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से हो नहीं पा रही है, आवाज में थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है ना, प्रॉब्लम आ रही है। तो आप क्या सोचेंगे कि नेटवर्क की प्रॉब्लम से ये ऐसा डिस्टरबेंस आ रहा है। दोस्तों हमेशा प्रॉब्लम नेटवर्क का ही नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के डिस्टरबेंस की वजह से भी कम्युनिकेशन में डिस्टरबेंस आ जाती है। तो देखिए जो मोबाइल फोन है ना दोस्तों, उसमें क्या होगा, एक ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर लगा हुआ है ना। वो क्या करता है कि जो भी हमारी वॉइस है, जो भी हमारी वॉइस में नॉइस आ रही है, उसमें दोस्तों जो डिस्टॉर्शन हो रहा है, उस डिस्टॉर्शन को घटाता है, ताकि हमारी और आपकी कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से हो सके, हमारी और आपकी जो बातचीत हो रही है वो अच्छे से हो सके। इसीलिए दोस्तों AF एम्पलीफायर लगा होता है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। ऑडियो फ्रीक्वेंसी का रेंज कितना होता है? देखिएगा, जो आपकी ऑडियो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी रेंज होती है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज। कितना? 20 किलो हर्ट्ज। यानी कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी का मतलब किससे है कि जो हम बात करते हैं ना दोस्तों, तो 20 हर्ट्ज तक की आवाज को, एक ऐसा साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी का मान 20 हर्ट्ज हो, और एक ऐसा साउंड ध्वनि जिसमें फ्रीक्वेंसी का मान 20 किलो हर्ट्ज यानी कि 20,000 हर्ट्ज हो, इतने इस रेंज तक के साउंड को हमारी कानें सुन सकती है ना। हमारी क्या कर सकती है? कानें सुन सकती है। ना ही इससे कम वाले को सुन सकते हैं, और इससे अधिक वाले तो हमारे दोस्तों कान के पर्दे फट जाएंगे। तो डिस्टॉर्शन को घटाने के लिए हम क्या करते हैं? AF एम्पलीफायर का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है ना। अगला लास्ट क्वेश्चन है कि किसी विशेष प्रकार के ट्रांजिस्टर में उपस्थित चौथा टर्मिनल का कार्य क्या होता है? आपने देखा कि ट्रांजिस्टर में एमीटर, बेस और कलेक्टर, टोटल 3 ही टर्मिनल होता है। लेकिन कुछ विशेष प्रकार के ऐसे भी ट्रांजिस्टर आजकल डिजाइन किए जा रहे हैं जिसमें टोटल 4 टर्मिनल होते हैं, और चौथा का काम होता है शील्डिंग का।
चौथा टर्मिनल किसका काम होता है, शिल्डिंग का काम होता है ना। तो ये रहे दोस्तों टोटल 61 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 15 क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चनों का आपको ई नोट्स अगर चाहिए तो आप दोस्तों हमारे निमी टेक्निकल क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। और इसका नेक्स्ट पार्ट दोस्तों, अब हम नेक्स्ट पार्ट हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन समाप्त हो गए, अब दोस्तों हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो आप दोस्तों कल सुबह फिर से लौट करके आइएगा और जो हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की दोस्तों बेसिक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे ना, आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व करिएगा और नोटबुक में नोट करिएगा। क्योंकि चाहे आप एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप दोस्तों रेलवे की या फिर यूपी के या फिर एमपी के कहीं किसी की भी तो दोस्तों आप तैयारी कर रहे हैं आईटीआई से संबंधित, सभी के लिए दोस्तों आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का चैप्टर हो, है ना, दोनों चैप्टर से क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं और कितने नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों आए आप खुद देख रहे होंगे, है ना। तो चलिए अगला दोस्तों, अगले क्लास का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों तक इस सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा, है ना, दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अगर कंटेंट अगर आपको मजेदार लगा हो ना तो बस इस सेशन को एक लाइक कर दीजिएगा। बस दोस्तों बस इसी प्रकार से दोस्तों छोटों का प्यार स्नेह और बड़ों का सम्मान करते हुए हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू।